तो सबसे पहले आज ड्रॉप शिपिंग के बारे में देखेंगे। ड्रॉप शिपिंग क्या है? भाई मौलाना हम लोग हिदाया पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ा थे? ड्रॉप शिपिंग क्या है? जी हजरत। जी, और कोई तफसील? ड्रॉप शिपिंग क्या है? जी, जिस सामान का हमने ऑर्डर किया है उसको घर तक पहुंचाने की जो उजरत दी जाती है। सामान का ऑर्डर किया है उसको घर तक पहुंचाने की जो इजरत दी जाती है उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, अमेज़ॉन ने कहा कि जनाब आप क्या करें, इस सामान को फला घर तक पहुंचा दें तो आपको हम उजरत देंगे इंशाअल्लाह। ये आपका माशाअल्लाह एक ख्याल है, इसकी तफसील देखेंगे, ठीक है। और कौन कौन ड्रॉप शिपिंग करता है? हाथ उठाए। कौन कौन ड्रॉप शिपिंग करते हैं? कोई नहीं करते हैं, पता ही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह बाद में हाथ उठाएंगे। आम तौर से आपके गुजरात और महाराष्ट्र में उलमा के अंदर एक बेदारी आई है। किस तरह की बेदारी? कि हर आलिम ताजिर बनने के चक्कर में है, क्योंकि बरकत भी है और बनना भी चाहिए, हराम भी नहीं है, ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन शरीयत के हुदूद में रहकर बस इतना है। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। किसका? तिजारत का। अब व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया कि देखा कि एक अच्छी टोपी है उसको डाल दिया, अच्छा कलम है उसको डाल दिया, अच्छा मोबाइल है उसको डाल दिया। अब डालने के बाद बहुत सारे जो ग्रुप में हैं वो क्या करते हैं, खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी वो भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अब देखा कि माशाअल्लाह इतनी अच्छी टोपी बढ़िया वाली, वो भी खान साहब की टोपी की तरह से है, ऑर्डर किया। क्या किया? ऑर्डर किया। अब हम क्या करते हैं कि जो जिसने टोपी डाली है तो वो क्या करता है, जहां ऑर्डर दिया गया है उसको भेजता है। ये करना जायज़ है कि नहीं? जायज़ है। जायज़ है कि नहीं? जायज़ है। जायज़ है कि नहीं? अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसमें बेक़ब्ल क़ब्ज़ वाली सूरत पेश आती है। अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसमें बेक़ब्ल क़ब्ज़ वाली सूरत पेश आती है। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जायज़ है। जी, वो हो सकता है, अलग है। अभी जो मैंने सूरत बताई है इसके एतबार से क्या है, आम तौर से क्या करते हैं लोग कि माशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में ही ताजिर हजरात डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक ताजिर है, वो कोई है ना, एक मशहूर दारुलूम, कोई एक ये है, एक बहुत ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, दारुलूम के नाम से कुछ है, हाँ, देवबंद से सामान मंगवाएं, और उसमें एक बंदा है जो हकीकत में ताजिर है, हकीकत में ताजिर है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चीज़ों को डाला, चूंकि हम भी उसके अंदर हैं, हमने क्या किया कि उसको तीसरे को भेजा। हमने क्या किया? तीसरे को भेजा। अब तीसरे को उसको बताया नहीं कि भाई मैं ताजिर हूँ या क्या हूँ, कहा कि भाई ये चीज़ इतनी कीमत में, साथ में 50 रुपये आगे कर लिया। जैसे ही वो ऑर्डर देगा तो मैं क्या करता हूं कि देवबंद से सामान मंगवाए को मैसेज करता हूं कि आप फला एड्रेस में ये सामान भेज दें, आप फला एड्रेस में ये सामान भेज दें। चुनाचे बात हो गई, मिसाल के तौर पर 250 रुपये की चीज़ है, मैंने कहा कि मैं आपको 250 भेज रहा हूं, इस एड्रेस पर सामान भेज दीजिए। और कैसे भेजें? मेरे नाम के साथ भेजें, देवबंद स्टोर नहीं, देवबंद ऑनलाइन स्टोर नहीं, बल्कि मेरे नाम के साथ भेजे। अब उसने सामान भेज दिया, जिसको भेजा गया वहां से मैंने 300 रुपये वसूल करके 50 रुपये अपने रख के हक़ुल खिदमत के तौर पर 250 रुपये क्या करता हूं, देवबंद स्टोर को दे देता हूं। ये चीज़ जायज़ है कि नहीं जायज़?
नाजायज, जायज है, जायज है नहीं जायज है? नाजायज है। नाजायज कौन कह रहे हैं? जायज कौन कह रहे हैं? जायज क्यों है हजरत? पहले आप जायज होने की बताएं फिर बताऊंगा। जी, किसकी तरफ से है? क्या इजाजत है? बिजनेस कर सकते हैं। उसने डाला है कि भाई मेरे पास ये सामान है, उसने कहीं तफसील नहीं लिखी कि आप मेरे तरफ से बिजनेस की इजाजत दे भी दें, तब भी क्या जायज हो जाएगा? भाई जिसने नाजायज कहा उनके पास सुनेंगे पहले। जी हजरत। कब्ल कब्जा बे दुरुस्ती। जी हजरत। बे कब्ल कब्ज, मिसाल के तौर पर ताजिर मैं नहीं हूं, सुनिए, वो वकालत की सूरत है जो आप बता रहे हैं, उसके बाद आएंगे। आजकल जो हो रहा है मुतलक होता है। मिसाल के तौर पर देवबंद स्टोर ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, वो समझता है कि मैं अगर ऑर्डर देता हूं तो मैं खरीदार हूं। वो क्या समझता है कि मैं अगर ऑर्डर देता हूं, देवबंद स्टोर वाला थोड़ी पूछेगा कि भाई ये चीज आपने किसी तीसरी को भेजी, कितना कमीशन लिया, क्यों मैं आपके नाम से भेजूं, उसको कुछ सरोकार नहीं। देवबंद स्टोर ने सामान डाल दिया, मिसाल के तौर पर कलम डाला 200 रुपये में। मैंने क्या किया कि उस कलम को तशहीर किया किसी दूसरे एप्लीकेशन में या किसी दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी दूसरे को मैंने भेजा, भेज के कहा कि इस कलम की कीमत 250 रुपये है। अब उसने देख के मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे इस तरह का एक कलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन स्टोर जो है उसको कहूंगा कि भाई फलां एड्रेस में, क्योंकि उसको मुझसे या किसी से लेना देना नहीं। वो ये कहता है क्या भाई तुम्हारी आईडी दिखाओ, तुम ही ले रहे हो कि दूसरे ले रहे हो, उसको लेना देना नहीं। 200 रुपये मिले, जहां कहेंगे वहां भेज देगा, जहां कहेंगे वहां भेज देगा। अलबत्ता जो खर्च भी आता है ना, शिपिंग का खर्च, वो भी दे देता है। मिसाल के तौर पर 10-12 रुपये आया, वो भी दे दिया। जो बकिया जो 30 रुपये 35 रुपये जो है, ये लेना जायज है कि नहीं जायज? जोर से कहें जरा ना, अभी नींद नहीं गई शायद। बाद में बदलेंगे, पहले जो मौजूदा सूरत है वहां तक करें। सूरत बदलेगी तो जायज, वो तो ठीक है, जायज है। आपने कहा हक़ुल खिदमत के एतबार से वो ले रहा है, मैं कंफ्यूज करने के लिए कहा, अजीब आदमी। मैं तो इसीलिए कहा था कि देखें कि भाई अलर्ट भी है कि नहीं है। यहाँ कौन सी हक़ुल खिदमत है? एडवर्टाइजिंग कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, लेकिन किस नाम से कर रहा है कि भाई मैं वहां से आपको लोकर दूंगा, इस तरह से एडवर्टाइज कर रहा है। वो तो किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से करे। और यहाँ पर बाय कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूं या ऑनलाइन स्टोर? ऑनलाइन स्टोर बाय है या मैं बाय हूं? मैं बाय बनूंगा। अब मैं अगर बाय बनूंगा तो मेरे पास क्या वो चीज मेरे कब्जे में है? गैर मौजूद, गैर मकबूज, ऐसी चीज को बेचकर उससे नफा उठाना जायज है। लिहाजा उसकी तफसील देखेंगे। जी मुफ्ती साहब। बेमाना जाएगा। आहिस्ता, थोड़ा आगे आए यार। ये सब ये है ना, मुतबादिल दो शक्लें हैं। हाँ। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअल हराम चीज की, जैसे आम तौर से फ्लिपकार्ट वगैरह में, इसी तरह से शॉपिफाई एक वेबसाइट है। जैसा कि आपके अहमदाबाद में मार्केट क्या है, मशहूर मार्केट का नाम क्या है? 5 कुआं मार्केट। उसमें 50,000 दुकानें, 5,000 दुकानें होंगी। आपने चाहा कि मैं भी अपनी दुकान खोलूं, तो आप क्या करेंगे? 5 कुआं मार्केट में जाएंगे, वहां जाके बात करके एक जगह लेंगे, लेके उसको एडवांस वगैरह पे करके जो फॉर्मेलिटीज है सबको ख़त्म करके सामान लगा के फिर वहां से सामान बेचेंगे। जिस तरह से फिजिकली, हकीकी तौर पर जिस तरह से आदमी दुकान लेके सामान रख के बेचता है, इसी तरह से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है जिसको शॉपिफाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शॉपिफाई। शॉपिफाई भी एक ऐसा ही है जैसे ऑनलाइन बाजार। वहां पर बंदा क्या कर सकता है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी ई स्टोर खोलते हैं, यानी
ई स्टोर कहते हैं, जिसमें क्या है, हकीकत में सामान नहीं रहता, लेकिन सामान की तरह से दुकान का नाम रख के दुकान खोलते हैं। जैसे आमतौर से बाजार में खोलते हैं, उसकी उजरत लेते हैं कि भाई हम आपको यहां पर स्पेस देंगे, जैसा कि हकीकत में देते हैं इस तरह से ई स्टोर में स्पेस देते हैं। अब वहां पर एक बंदे ने दुकान खोला, दुकान खोल के वहां पे सामान लगा दिया। कैसे सामान लगाया? जैसा कि आपके यहां कपड़े की मशहूर तिजारत है, मैं गया, मैं जाके किसी ताजिर से कहा कि भाई ये जो सूट है इसकी हकीकी कीमत क्या है, मैं अगर लेना चाहूं तो कितने में दोगे? उसने कहा कि 2000 रुपये। मैंने फोटो ले लिया, लेके क्या किया, मैं अपने ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई में लाके उसकी तस्वीर चस्पा कर दी, इसकी तस्वीर चस्पा कर दी और इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। किसी भी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फेसबुक के जरिए, फला के जरिए, व्हाट्सएप क्या है उसकी तशहीर शुरू कर दी। और जो दुकान खोलूंगा मैं अपने नाम से खोलूंगा। किस नाम से खोलूंगा? ये क्या है, ड्रॉप शिपिंग की जो चल रहा है उसको बता रहा हूं, अपने नाम से खोलूंगा। अब जो बंदा फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह से देखा कि भाई माशाल्लाह ये सामान इतना अच्छा है, ये सामान तो मैं ढूंढ रहा था, यहां कितना बात किया, 2000 रुपये, और यहां पर नीचे लिख दिया 2500 रुपये। अब जो बंदा ऑर्डर देगा तो ऑर्डर किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा या जो हकीकी जो बनाने वाला है उसके पास जाएगा? किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। और उसको जो लेने वाला है उसको पता नहीं कि मेरे पास है कि नहीं है, उसको पता नहीं कि मैं खुद बेच रहा हूं या मैं किसी तीसरे से लेके बेच रहा हूं। वो क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ऑर्डर जैसे ही आया, उसका एड्रेस रिसीव हुआ, मैंने सप्लायर को जाके कहा कपड़े वाले से कि देख भाई इस पते में मेरे बिजनेस के एड्रेस के साथ, मेरे बिजनेस के एड्रेस के साथ इसको सामान वहां तक भेज देना, तुमको सामान की कीमत भी दूंगा और शिपमेंट की कीमत भी दूंगा, 50, 60, 100 जो भी है वो दूंगा। अब चला गया, जैसे ही सामान डिलीवर हुआ वहां से 2500 आए, पहले से मुतअय्यना शर्त की सूरत में क्या किया, 2000 दे दिया और शिपमेंट कॉस्ट भी दे दिया। ये चीज शरअन जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? जैसे बहुत सारे उलमा ने कहा कि ये बै क़ब्ल क़ब्ज़ है, ये बै क़ब्ल क़ब्ज़ है, उसकी तफसीलात देखेंगे, समझ में आई बात। इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अमेज़ॉन में दुकान खोलते हैं। अमेज़ॉन में कोई भी आदमी ये कर सकता है ना, भाई मैं अपनी चीज को बेचना चाहूं नहीं बेच सकता, आराम से बेच सकता हूं। फ्लिपकार्ट में बेचना चाहूं नहीं बेच सकता, आराम से बेच सकता हूं। चुनाचे मैंने क्या किया कि एक दुकान से फोटो ली और अमेज़ॉन में डाल दिया और मेरा नीचे एड्रेस दे दिया, गोया कि सेलर मैं ही हूं, खरीद बेचने वाला मैं ही हूं। अब डालने के बाद अब अमेज़ॉन में एक बंदा गया, जाके देखा, आमतौर से हम लोगों की आदत क्या होती है, एक ही चीज को 25 जगह ढूंढते हैं। जैसे बाजार में चक्कर लगाते ना, देखते हैं फ्लिपकार्ट में कितना है, अमेज़ॉन में कितना है, मीशो में कितना है। तो वहां पर देखा कि एक अल्लाह वाले अभी अभी एंटर हुए हैं, उनको ज्यादा नफे की चक्कर नहीं है, बहुत कम नफा रखे। तो उसने क्या किया, अमेज़ॉन में ऑर्डर दिया। जैसे ही ऑर्डर देगा अमेज़ॉन के अकाउंट में पैसा चले जाएगा, डिलीवर होने के बाद आपके अकाउंट में आएगा। आमतौर से क्या होता है, वरना इसको पैसा भेज दिया लेके भाग गया, तो वहां से डिलीवर होने के बाद कंफर्मेशन मैसेज आने के बाद फिर इधर पैसा आता है। हो गई बात। अब यहां पर एक बंदे ने जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह में जो सामान की फोटो लगाई है, इस फोटो को लगाकर जब कोई आदमी उस फोटो को देखकर मामला करता है तो उसके जरिए नफा कमाना जायज है? जायज है। क्यों? क्या? हाँ यार, अभी समझे नहीं भाई। मैं गया कपड़े की दुकान में, कपड़े की मंडी में, कपड़ा बनाने वाले के पास, पूछा कि सूट कितने का है, 2000 का फोटो लिया, कपड़ा नहीं लिया, लाके अमेज़ॉन में लगा दिया। भाई मिल्कियत नहीं होती। ऑर्डर आने के बाद मैं कहूंगा कि आप इसको भेज दे, मैं पैसा दूंगा। ऑर्डर आने के बाद मिल्कियत होगी तो फिर मसला ही नहीं है, यहां पर क्यों लेगा। और आम तौर से ड्रॉप शिपिंग वगैरह जो की जाती है इसलिए कि आदमी को इन्वेंट्री मेंटेन करना नहीं होता। सामान लेके रखा,
अहमदाबाद में जैसे ही जनवरी 1 आई, कहते हैं कि ये आउटडेटेड है, ये कपड़ा तो पुराना है, ये डिजाइन पुराना है, ये झगड़ा ले कैसे लोगों। तो इसके लिए क्या करता है बंदा के फोटो लेके लगा दिया। समझ में आई बात? इसमें अमेज़ोन को बाय मानेंगे या आपको बाय मानेंगे? वो अमेज़ॉन को बाय क्यों मानेंगे? अमेज़ॉन तो एक फैसिलिटेटर है। अमेज़ॉन क्या है? फैसिलिटेटर है, बीच में सिर्फ एक थर्ड पार्टी ऐप है, तो उसको दलाल माना जाएगा? बस। अगर वो उजरत लेता है तो दलाली की उजरत, जैसा कि मैंने क्या किया, हाँ वो अलग मामला है। इसको दोनों को खलत मलत मत करें। अमेज़ॉन का और अमेज़ॉन में डालने वाले का वो दो मामला अलग है। ड्रॉप शिपिंग के साथ इसको खलत मलत मत करें। अभी यहाँ तक देखिए, आप बाय माने जाएंगे? मैं ही बाय माने जाऊंगा, और कौन मानेगा? अमेज़ॉन थोड़ी बेचने वाला है। अमेज़ॉन तो उसके पास हजारों लोग आके अपनी दुकान खोलते हैं। अमेज़ॉन नहीं बेचता। अमेज़ॉन चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसके जरिए उसके पास करोड़ों कस्टमर हैं, वहां पर मैं चूंकि अपनी चीज को बेचता हूं तो अमेज़ॉन कुछ ना कुछ रकम लेता है। बहुत सारी जगह लेता भी नहीं, वो अलग मसला है। तो यहां बात समझ में आ गई? तो अब देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग की हकीकत क्या है। ड्रॉप शिपिंग क्या है? सबसे पहले देखें, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें बेचने वाले के पास अपना कोई सामान मौजूद नहीं होता, अपना कोई सामान मौजूद नहीं होता, और वो सिर्फ ऑर्डर और कस्टमर के शिपमेंट की तफसीलात सप्लायर तक पहुंचाता है। भाई मुझे ये चाहिए और मेरी ये एड्रेस है, इसकी तफसीलात क्या करता है? सप्लायर तक पहुंचाता है, जो ये सामान बराह रास्त कस्टमर को भेज देते हैं, खरीदने वाले को भेज देते हैं, और अपनी इन खिदमात के इवज उस सामान की कीमत में से अपना एक मुनाफा कमाते हैं। ड्रॉप शिपिंग के तरीक़ेकार में दुकान स्टोर में मसनूआत की ज़रूरत नहीं होती, हकीकी तौर पर सामान को रखने की ज़रूरत नहीं होती, और कोई भी स्टोर मुकम्मल तौर पर बग़ैर एक भी प्रोडक्ट के काम कर सकता है। मेरे पास 1000 ये है, और आम तौर से गूगल इमेज में जाके आप डालें, आपको खुद ब खुद क्या है, निछावर कर देगी तस्वीरें। वो निकाल के क्या किया, उसको स्क्रीनशॉट लिया, ठाके डाल दिया। अब जो सामने वाला है, जो खरीदार है, वो समझता है चूंकि इसने अपने ई स्टोर में रखा है, लिहाजा यही बाय है, लिहाजा यही बाय है, और उसको देख करके उसने क्या किया, ऑर्डर किया। मुख्तसर अल्फाज में बताया जाए तो ड्रॉप शिपिंग का कारोबार मंदरजे झैल तरीके से काम करता है। पहला क्या, कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से, आपके ऑनलाइन दुकान से रिटेल कीमत पर एक प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है। भाई मुझे ये नहीं चाहिए, जो आप कहेंगे उसके हिसाब से। लेकिन आजकल वो भी क्या करते हैं, उसको होलसेल बना के फिर रिटेल करते हैं कि 2500, फिर कहते हैं 70% छूट। बंदा देखता, अरे भैया ये 70%, वो हकीकत में क्या है, हकीकत में चीज़ ही 1000 की होती है, फिर उसको 1000, 100, 1100 रुपये दे के चूना लगाते, वो अलग चीज़ है। आप इस ऑर्डर को अपने सप्लायर तक फॉरवर्ड करते हैं। जैसे ही ऑर्डर आया मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, जो हकीकी सप्लायर है उसके पास उसको भेज देता हूं, और उसे इस प्रोडक्ट की होलसेल कीमत अदा करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर 2000 रुपये बात हुई थी, वो 2000 रुपये अदा कर दिया। आपका सप्लायर ग्राहक को आपके तिजारती नाम के साथ, आपका सप्लायर यानी जिसको मैं कह रहा हूं, बनाने वाले को कि भाई ये कपड़ा फला जगह भेज दो, किसके नाम से भेजेगा, मेरे नाम से, आपके तिजारती नाम के साथ मतलूबा प्रोडक्ट सप्लायर सप्लाई कर देता है। चौथी चीज, होलसेल और रिटेल की कीमत में जो फर्क होता है वो आपका मुनाफा है, वो आपका मुनाफा है। ये जो मुसीबत शुरू हुई ड्रॉप शिपिंग वगैरह की, कब शुरू हुई, ज्यादा कब हुई, लॉकडाउन से, लॉकडाउन के बाद नहीं, लॉकडाउन से। लॉकडाउन में चूंकि दुनिया महबूस थी, बंदी हुई थी, अब लोगों ने क्या किया कि भाई चलो ऑनलाइन मंगाएंगे। ऑनलाइन की जो ये लत लगी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर कारोबारी शक्ल ही बदल गई,
पूरी दुनिया के अंदर कारोबारी। अब लोग कहते हैं कि भाई मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, लिहाजा हमारा कारोबार नहीं चलता। कारोबार तो चल रहा है, लेकिन आपके पास ग्राहक आने का तरीका बदल गया है। इसीलिए पड़ोस में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह, वो कहते हैं कि वो कौम ही तरक्की करेगी जो बदलती रफ्तार के साथ अपने आप को बदल ले। अभी भी हम पुरानी दुकान खोल के सुबह से शाम तक यासीन पढ़ते बैठे हैं, लोग आएंगे तभी तो खरीदेंगे। तो इसके लिए सही तरीके पर ऑनलाइन शुरू करें, कोई मसला नहीं। जैसे मुझे एक चीज चाहिए, देवबंद जाके नहीं खरीद सकता, आज अल्लाह ने ऐसे वसाइल पैदा कर दिए कि मैं यहां बैठे बैठे उस चीज की वीडियो भी देख सकता हूं, फोटो भी देख सकता हूं। शर्त यह है कि शरई तौर पर काम करें। ठीक है, इसके एदाद व शुमार देखें क्या है। एक एदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 22 से 33% ऑनलाइन स्टोर ड्रॉप शिपिंग के कारोबार को अपना बुनियादी कारोबारी ढांचा बनाते हुए इसी मॉडल पर अमल कर रहे हैं। इसी तरह से 2011 में कितना हुआ, $14.2 बिलियन का ये किया। ये इंशाल्लाह ये स्लाइड्स वगैरह मैं भेजता हूं, जो हजरात चाहिए हजरत से ले लें, मौलाना आरिफ साहब से ले लें। ड्रॉप शिपिंग के लिए बड़ी मशहूर कंपनियां हैं, जैसे अली एक्सप्रेस है। ये जो अली एक्सप्रेस है ना, इसके जरिए आलमी पैमाने पर ड्रॉप शिपिंग होती है। किसके आलमी पैमाने पर? मिसाल के तौर पर चाइना की कंपनी है अली एक्सप्रेस, और ये जो अली एक्सप्रेस है ये क्या करता है, होलसेल में ऑनलाइन सामान फराहम करता है। होलसेल में, रिटेल में नहीं, होलसेल में। मैंने क्या किया, अली एक्सप्रेस से फोटो निकाल के अमेज़ॉन में लगा दिया। अमेज़ॉन में लगाने के बाद पूरे दुनिया भर से ग्राहक मुझे क्या किया, ऑर्डर किए। जैसे ही ऑर्डर करेंगे मैं क्या करूंगा, अली एक्सप्रेस से कहूंगा कि फलां जगह पर मेरा सामान भेज दो। चूंकि अली एक्सप्रेस होलसेल डीलर है और वहां से होलसेल की कीमत दूंगा और यहां पर रिटेल की कीमत वसूल करूंगा। ड्रॉप शिपिंग के फायदे और नुकसानात। अब लोग कहते हैं हज़रत ये शरीयत वरीयत देखते रहेंगे, चक्कर में नहीं पड़ना है। जो बंदा अमली तौर पर उसमें है उसी को उसकी खूबी भी मालूम है, उसी की उसकी खराबी भी मालूम है, उसी की उसकी खूबी भी। अब जब हमारी तरह का कोई जाहिल मुफ्ती कहता है आपने कभी ड्रॉप शिपिंग किया, क्या पूछते हैं, आपने कभी ड्रॉप शिपिंग किया? हमको मालूम है कितनी डिफिकल्टीज होती है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई मौलवी कहे शराब पीना हराम है, आपने कभी चखा? पहले चख के, नाउजुबिल्लाह। ये अजीब तरह के हीले हैं। आप जब भी कहेंगे ना, कहेंगे कि मौलवियों को कारोबार करने नहीं आता इसलिए मुखालफत करते हैं। हमारी मुखालफत कारोबार के जानने या ना जानने से नहीं, शरई एतबार से है। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना छोड़ दे। इसके लिए जो भी सवाल करे उसे टेक्निकल भी जवाब देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर फवायद भी है, नुकसानात भी हैं। क्या फायदे हैं? बज़ाहिर देखने में ड्रॉप शिपिंग मॉडल निहायत आसान नज़र आता है कि हमने एक प्रोडक्ट वाले से बात की और काम शुरू कर दिया, ना कोई इन्वेस्टमेंट। एक दुकान खोलना है, उसमें आदमी सामान रखेगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन यहाँ ड्रॉप शिपिंग में क्या इन्वेस्टमेंट है? ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिफाई में जो दुकान खोली है 2-2.5 हज़ार की वेबसाइट के लिए, उसको बनाने के लिए वही इन्वेस्टमेंट है। और ना किसी सामान इन्वेंटरी का झंझट कि भाई सामान लेके रखो, उसको धूल झटको, उसकी निगरानी के लिए आदमी रखो, कोई नहीं। और थोड़ी मार्केटिंग की और मुनाफे कमाकर साइड पर हो गए। हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि इस मॉडल के कुछ अपने फ़वायद और नुकसानात हैं जिनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि कम सरमाया। क्या फ़ायदा? कम सरमाया। आदमी को वेबसाइट बनाने के लिए, मार्केटिंग के लिए कितना चाहिए, लेकिन उस ई स्टोर में 1 करोड़ रुपए की मालियत का सामान भी दिखा सकता है। दिखा सकता नहीं दिखा सकता? मेरे पास ये 50 है, क्या पड़ा है, 10 मिनट बैठो, ऐसे ही जोहर और असर के दरमियान 150 क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेके डाल दिया। कम सरमाया। इसी तरह अखराजात में कमी। आदमी दुकान खोला, दुकान की देखभाल के लिए खर्चा, उसका किराया, आदमी के खर्चा, सारी चीजें। इसके साथ साथ कम से कम रिस्क के साथ ज्यादा चीजें अपडेट करना। क्या मतलब?
मिसाल के तौर पर मैंने अपने ई स्टोर में, मिसाल के तौर पर मैंने अपने हकीकी दुकान में मैंने क्या किया, सामान को रखा। सामान चंद दिनों के बाद आउटडेटेड हो जाता है, यानी कहते हैं कि भाई ये मॉडल पुराना है, खास तौर से कपड़े में, मोबाइल में। लोग क्या कहते हैं, आईफोन 13 से 14 आ गया, अब 13 की हकीकत ही नहीं, जैसे 15 आएगा 14 को हिटा देंगे। अब जो बंदा हकीकत में कारोबार कर रहा है उसके लिए बड़ा मसला इन्वेंट्री का होता है, रिस्क को होता है कि भाई मैंने पहले सामान ले लिया, अब वो बिक नहीं रहा है तो उसको फिर क्या करो, उसको पहले हटाओ फिर दूसरा लाओ। लेकिन यहां पर नहीं, सिर्फ एक बटन दबाओ, ठक, डिलीट हो गया और दूसरा सामान चस्पा कर दिया। तो क्या है, इसमें कम से कम रिस्क होता है अपडेट में। इसी तरह से स्टोर किसी खास मुकाम की बंदिश के साथ मरबूत नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने दुकान खोली, अब जो दुकान खोली तो वहां दुकान में क्या करूंगा, अगर कारोबार करना है तो मुझे दुकान में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे चाचा की लड़की की शादी है, कहां पर, सूरत में, अब यहां से मैं चले जाऊं तो दुकान खुली रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक आदमी को बिठाओ या दुकान बंद करो। लेकिन ई स्टोर है, अपने चाचा की लड़की हो, किसी की भी लड़की हो, जेब में रख के गए, वहीं शादी में बैठे बैठे निकाह के खुतबा के दरमियान भी कारोबार क्यों कि इसके लिए कोई बंदिश ही नहीं है। जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बैक वक्त कारोबार कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रॉप शिपिंग के नुकसानात भी हैं। एक नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर नफा कम होता है। क्यों नफा कम होता है? कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन क्या कि बंदा, एक आदमी क्या किया, फ्लिपकार्ट में देखता है, इसमें घुसा, इसमें घुसा। अब उस कंपटीशन के चक्कर में नफे को कम से कम रखना पड़ता है। नफे को, आदमी एक मार्केट में गया, वहां से दूसरे मार्केट जाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, सोचता भैया यहीं से ले लो, कहां वहां तक ट्रैफिक में जाए, यहां तो 1 सेकंड में ट्रैफिक पार हो जाएगी। बल्कि दोनों ऐप एक साथ खोल के रखता है 5 ऐप एक साथ खोल के रखता है। और अब मुसीबत तो यह है कि इसके लिए एक स्पेशल ऐप आ गई जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट का नाम डालें, फौरन बता देगी कि अमेजॉन में इसकी कीमत इतनी है, फ्लिपकार्ट में इतनी है, मीशो में इतनी है। अब आदमी क्या करता, चलो भैया यहां इतने हैं। तो इसकी वजह से कंपटीशन जब बढ़ गया तो नफा भी क्या करते हैं लोग, कम से कम रख के बेचते हैं। दूसरी चीज, प्रोडक्ट कंट्रोल करने के मसाइल। प्रोडक्ट कंट्रोल करने के मसाइल, प्रोडक्ट कंट्रोल करने का मसला यह है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, मैं गया एक दुकान में जाके कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, कितने में दोगे? दुकानदार ने, यानी बनाने वाले ने कहा कि 2000 में आपको होलसेल में दूंगा। अब मैंने फोटो लाके लगा दिया, चंद दिन तक कोई ग्राहक ही नहीं आया। अचानक एक आदमी को पुरानी याद सताई। क्या सताई? पुरानी याद सताई। कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए। बहुत सारी औरतें होती हैं, हाँ मुझे यही मॉडल, क्योंकि इसने शादी में ये पहना था मुझे भी दिखाना। अब उसने क्या किया, मुझे ऑर्डर किया। अब ऑर्डर आने के बाद खुशी खुशी मैं दुकान गया, दुकानदार से जाके कहा कि हजरत जैसे पहले बात हुई थी, लिहाजा 2000 रुपये लीजिए, ये सामान फुला जगह भेज दीजिए। वो कहता भैया वो सामान तो खत्म हो गया वो सामान तो खत्म हो गया, अभी देखेंगे, अब तो आउट क्या है, दूसरे सामान आ गए, लिहाजा अब ये सामान नहीं बेच सकते। अब नहीं बेचेगा तो उसकी वजह से उसकी रेटिंग क्या होगी, नीचे जाएगी। इन्वेंट्री कंट्रोल करने का मसला होता है कि आदमी को इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं हो पाती। अगर हकीकी दुकान होती तो जो सामान उसके पास है उसी के हिसाब से तो बेचता। तो एक नुकसान यह है, ऑर्डर की तकमील पर मुकम्मल कंट्रोल का नहीं होना। जैसा कि आमतौर से देखें कि हमारे लोग है ना, देखते हैं कंपेयर करके कि अमेजॉन से मंगाऊंगा तो 7 दिन में आता है, फ्लिपकार्ट से 12 दिन में। अरे भैया 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लो लेकिन यहीं से मंगा लो, क्योंकि जल्दी आ जाता है। तो इसी तरह से यहां पर किसी आदमी ने ड्रॉप शिपिंग में, एक आदमी ने क्या किया, ऑर्डर किया। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि मेरे पास सामान नहीं है, मैं क्या करूंगा, होलसेलर को कहूंगा कि भाई आप भेज दें। होलसेलर देखेगा ये भाई इसका क्या मसला, भेजेंगे। हाँ भेज दिया, आपके हाथ में कंट्रोल है, जिसकी बरकत से क्या होगा, क्या होगा, ताखीर होगी। ताखीर की वजह से
रेटिंग कम हो जाएगी, नाकिस रेटिंग। बंदा क्या करता है, नीचे बकता है, खबीस का बच्चा हमको ये सामान दिखाया लेकिन भेजा है, आप कमेंट में देखें कितने गालियां, पूरे इंडिया की गालियां मिलेगी वहां पे। गुजरात की सुनना हो, पंजाब की सुनना हो, जो सुनना हो, सिर्फ कमेंट में जाए तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा। तो इसकी वजह से रेटिंग कम आएगी। अब रेटिंग कम आई तो बंदा आम तौर से आजकल जो सर्च करता है ना ऑनलाइन में, पहले फिल्टर में जाता है, फिल्टर में जाके कहता है 4+ अबव रेटिंग। कितनी रेटिंग? 4+ अबव रेटिंग। अब हमारे प्रोडक्ट की रेटिंग कम हो गई तो इससे नुकसान नहीं होगा। ये सब नहुसत किसकी है? किसकी है? किसकी है? किसकी है? बे खमन पे कब्जा नहीं, मबी पे, समझ नहीं, मबी पे कब्जा नहीं है। अगर मबी पे कब्जा होता, आप मालिक होते, तो ये सारे मसाइल नहीं पेश आते। इसीलिए शरीयत का एक एक हुक्म, एक एक अदा, ये इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह के लिए है, चाहे हमारी अकल में समझ में ना आए। आपको अगर कोई ड्रॉप शिपर के सामने कहो, अरे मौलवियों को सलब पागल बन गया, आजकल का जमाना इंटरनेट का चलता है, ये अभी वही फतवा देता है। जब फंसता है ना, बहुत बुरी तरह फंसता है। कैसे फंसता है देखे, सप्लायर की गलती का भुगतान करना। सप्लायर ने क्या किया, ये एक इलीगल चीज को रख के भेज दिया अंदर। क्या किया, बेटा मेरे सर के बहुत कमाता है, पैसा भी नहीं देता, अंदर कोई इलीगल चीज रख के भेज दिया। अब जैसे ही उसने खोला तो आम तौर से आजकल क्या होता है कि भाई कोई अहम चीज है तो उसकी वीडियोग्राफी करते हैं। अब वीडियोग्राफी करते हो कोई इलीगल चीज आए तो उसकी वजह से उस पर कानून टूट पड़ेगी। तो किस पर टूट पड़ेगी, सप्लायर पर या ड्रॉपशिपर पर? क्यों? इसलिए कि वो खुद गोया के बाय की तरह से अपने को बनाया हुआ है, तो पूरी मुसीबत वहां जाके नहीं करते, हजरत मैंने नहीं भेजा। अरे भैया तेरा नाम है बिजनेस का, तेरा पता है, तेरा अकाउंट है जिसमें पैसा आया है, क्या मसला है? बाद में जब 7 साल की चक्कर लगा के बाइज्जत बरी होंगे ना, तब ड्रॉप शिपिंग समझ में आएगी। अब देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का शरई हुक्म क्या है। क्या है शरई हुक्म? ड्रॉप शिपिंग में चूंकि सिर्फ वेबसाइट बनानी होती है और इस पर 8-10 चीज़ों का इश्तिहार दे दिया और कीमत भी, रेट भी लिखी हुई है और लोग इसको देखकर ख़रीदारी भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। जब कोई ऑर्डर आता है तो उस वक्त मैं किसी कंपनी से राबता करता हूं और पता एड्रेस भी उसको दे देता हूं कि आप मेरी तरफ से इस शख्स को शिपिंग करके चीज़ भेज दें और मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा। मतलब ऐसी चीज़ को बेचा जाता है जो मिल्कियत में भी नहीं होती, और जब मिल्कियत में नहीं है तो जाहिर है कि वो चीज़ हकीकत में मौजूद भी नहीं है। मिल्कियत में ना होने का मतलब क्या है, गैर मौजूद है और कब्जा भी नहीं है। तो गैर ममलूक, गैर मकबूज, गैर मौजूद चीज़ की फरोख्त, खरीदो फरोख्त होती है जो कि शरई हवाले से नाजायज़ और हराम है। शरई हवाले से नाजायज़ और हराम है। इसमें अगर बेचने वाले ने कोई नफ़ा कमाया है तो वो नफ़ा उसके लिए हराम है। इसको सदका करना ज़रूरी है, इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। दारुल का फतवा, किसी मनकूली चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए जैसे ये ज़रूरी है कि वो चीज़ फ़रोख्त करने वाले की मिल्कियत में हो, वो चीज़ फ़रोख्त करने वाले की मिल्कियत में हो, इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि वो पहले फ़रोख्त करने वाले के कब्ज़े में आ जाए। सिर्फ मिल्कियत में होना नहीं कि भाई ओनरशिप है, आपकी कस्टडी भी है, आपका कब्ज़ा भी है, फिर वो किसी दूसरे के हाथ फरोख्त करे। अगर वो ख़रीदने के बाद कब्ज़े से पहले किसी दूसरे के हाथ फरोख्त करता है तो ये जायज़ नहीं। ऐसी बै शरीयत की नज़र में फासिद होती है। बस ड्रॉप शिपिंग में अगर आपकी बयान करजा तौजी तस्लीम कर ली जाए तब भी दूसरी खराबी से चारा नहीं। इसमें भी सवाल किया था कि हजरत जो भी रिस्क है वो मुझे आता है। अरे मुझे आता है, फिर भी आपका कब्जा तो मुतहक्क़क़ नहीं होगा सिर्फ रिस्क के मुंतकिल होने से, लिहाजा ड्रॉप शिपिंग जायज़ नहीं। अब सवाल ये है, जायज़ नहीं तो ठीक है, इसका शरई मुतबादल क्या है, क्या हो सकता है?
भाई माइक सप्लाई करो भाई। जी, बाय और सप्लाई जो सप्लायर है उन दोनों के दरमियान अगर पहले बातचीत हो चुकी हो कि ये चीज़ हम आपके पास से खरीदेंगे और आगे भेजेंगे, क्या ये कितने महीनों तक अवेलेबल रहेगी? क्यों अवेलेबल होगा भाई? ये तो वाजे यही करता है, ड्रॉप शिपिंग में यही तो करता है। इसलिए कि आपने शुरू में जो बतलाया तो उसमें तो ऐसा है कि उसने सिर्फ दुकान पर जाकर सिर्फ रेट मालूम कर लिया। नहीं और नहीं, उसकी रेट इजाज़त के मालूम बगैर कर आगे लिया नहीं, रेट शेयर कर मालूम दिया। करने का मतलब यह है कि रेट मालूम कर लिया और कहा कि मैं जब ऑर्डर दूंगा तो इतने में, यही तो मतलब है रेट मालूम करने का। नहीं, उसकी इजाज़त के बगैर उसने आगे इसको शेयर किया ना। उसकी इजाजत के बगैर? भाई उसकी इजाजत क्या है? आज के जमाने में फोटो कितने मिलेंगे आपको? इसकी कोई ये है क्या कि भाई मेरी फोटो के बगैर आपने शेयर किया, फिर तो और भी मसला गड़बड़ हो जाएगा बकौल आपके, और भी गड़बड़ हो जाएगा ना। बगैर मेरी इजाजत के शेयर भी कर दिया और अपनी चीज बना के बेच भी दिया, फिर आके मुझे कह रहा है कि जितने में मैंने बात की थी उतने में दो, और यहां से नफा रख के बेचता है। जी हजरत। मुतबादिल शक्ल ये है कि मैं सप्लायर से कहूँ कि ये चीज़ पहले मुझे दे दे, फिर मैं कब्ज़ा करने के बाद मैं जिसने मुझे ऑर्डर किया है मैं उसको बेच दूँ। उतना सब्र होना चाहिए ना। नहीं, अगर सामने वालों को मैं पहले से कहूँ कि भाई मैं ये चीज़ आपको मंगवा कर दूंगा लेकिन उसमें 10-15 दिन लगेंगे। ये देखिए, यही है हतमी खरीद और फरोख्त के मामले के बजाय वादे बे करे, जो आप कह रहे हैं ना वही है। यानी हतमी बे ना करे, सेलर की तरह से ना बेचे, बल्कि प्रॉमिस टू सेल। क्या करे? प्रॉमिस टू सेल। उसके लिए क्या है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन में तारे दिखाते, छोटा स्टार, ऐसा ना लगाए, बल्कि पूरी तफसीलात लिखे, डिस्क्रिप्शन में लिखे, और इस पे बात वाज़ेह होनी चाहिए। ये बाय खरीदार को पता हो कि बाय ये नहीं है, बाय कोई दूसरा है, लिहाजा प्रॉमिस टू सेल करे। जब ऑर्डर देने वाला प्रॉमिस टू सेल पर राजी हो जाता है तो गोया कि वो इस पर राजी है और वो जानता है कि इसके पास सामान नहीं है। अब जैसे ही प्रॉमिस टू सेल के बाद ऑर्डर मिला, अब मैं क्या करता हूं, वहां जाके पैसे दे के खरीद के उसको भेजता हूं। ये चीज क्या है? कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं। और इस पर नफा लेना जायज है। क्यों? कि पहले उसने क्या किया, कब्जा किया, बाद में अपने जानिब से भेजा है। इसके लिए क्या करे? प्रॉमिस टू सेल करे, फरोख्त ना करे बल्कि वादे बय करे। दूसरी चीज, बतौर कमीशन एजेंट के फरोख्त करें। कह दे कि भाई मैं क्या हूं, मैं बाय नहीं हूं, मेरे पास सामान नहीं है, मैं एज ए एजेंट बतौर वकील के आपको ये सामान मुहैया करा सकता हूं। और बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि उन सामान को आम तौर पर हासिल करना या उसको अच्छी तरह से जांच कर लेना एक बंदे के लिए उतना आसान नहीं है। ऐसी सूरत में जब इस तरह का कारोबार शुरू हुआ, इनके दरमियान, ड्रॉप शिपर और जो खरीदने वाला है उनके दरमियान एक अग्रीमेंट होता है। ठीक है भाई, मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मेरी जानिब से खरीद कर बेचें और आप अपनी उजरत, किसकी उजरत? वकालत की उजरत ले लें, बतौर कमीशन के ले लें। ये जायज़ है, इसमें क्या मसला नहीं है, कोई हरज नहीं है। लेकिन चंद शराइत का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है उसको आगे देखेंगे। जी, जैसे बहुत से लोग जो है इंस्टाग्राम के ऊपर रीसेलिंग करते हैं, तो रीसेलिंग का जब बिज़नेस उनके ऊपर उनका जम जाता है तो उसके बाद वो लोग शॉपिफाई का स्टोर खोल लेते हैं। रीसेलिंग यानी यही जो कि भाई हम आपको मंगवा कर देंगे, हाँ, जैसे शूज़ हो गए, बेल्ट्स हो गए, सब चीज़ें, तो उनका जब उस पर सेट हो जाता है तो उसके बाद वो लोग शॉपिफाई के ऊपर स्विच कर जाते हैं। शॉपिफाई में करें, इंस्टाग्राम में करें, फेसबुक में करें, कहीं भी करें, लेकिन रीसेलिंग ही करें, यानी प्रॉमिस टू सेल ही करें, तो फिर कोई मसला नहीं। शॉपिफाई कोई हराम नहीं है, शॉपिफाई के जरिए बेचना कोई हराम नहीं है, बल्कि कहीं भी बेचे, अगर तरीका गलत हो तो वो गलत है। शॉपिफाई में भी वही करते हैं जो कि इंस्टाग्राम में करते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो अगर सिर्फ जो हमारा शॉपिफाई के ऊपर जो अबाउट पेज और सारे जो मतलब कंपनी के बारे में डिटेल्स होती है, अगर उसमें आदमी ये मेंशन कर दे कि भाई हम जो है रीसेलिंग करते हैं, हमारा ख़ुद का कोई बिज़नेस नहीं है, तो इतना काफ़ी हो जाएगा? धोखा होगा भाई। एक आदमी अमेज़ॉन शूट करके डालता है ना, फ्लिपकार्ट शूट करके डालता है ना, किस पर डालता है? डिस्क्रिप्शन में डालता है, प्रोडक्ट के ऊपर डालता है।
डिस्क्रिप्शन में थोड़ी डालता है, प्रोडक्ट के ऊपर डालता है। किसमें डालता है? प्रोडक्ट की जो फोटो होती है आप ओपन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है अमेजॉन अशूर्ड, यानी इसका मतलब यह है कि ये चीज की गोया के तस्दीक अमेजॉन भी कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक खरीदने वाले को एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नहीं भाई अमेजॉन ने भी इसको अप्रूव किया है। तो उस तरह से कम से कम ये करे क्या प्रॉमिस टू सेल करके लगाए, जभी होगा, वरना अंदर कौन जाके देखता है। मतलब यह है कि जैसे ही बंदा किसी प्रोडक्ट को देखे तो वो ये फर्क महसूस करे कि ये प्रोडक्ट का वकील है, ये प्रोडक्ट का असील यानी वही हकीकत में बाय है। इतना तो बताना जरूरी है, वरना अंदर डाल दिया, मैं दिल में कहा कि भाई मैंने तौबा कर लिया, क्या मतलब है? वो अंदर कौन जाता है? डिस्क्रिप्शन कोई नहीं देखता। और अगर जैसे सप्लायर ने जो है यानी अपने सप्लायर के पास पहले से कुछ रकम भेज दी कि भाई ये माल जो मैंने आपसे ख़रीद लिया, फिर उसके बाद अगर उसकी सेलिंग करता है तो ये ठीक है, अपने पास मंगवाए बगैर सिर्फ उसे कह देता है कि कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी क्या है होलसेल दुकान है, वहां पर पैसे दे करके मैंने कहा कि आप मेरे पास मत भेजें, आप ही रखें, तो उसमें क्या है? और सप्लायर राजी भी है कि मसला कोई नहीं, आप यहाँ रखें। बेकबल कब्ज नहीं होगा? क्यों कब्ज कब्ज होगा? यहां जब मामला मुकम्मल हो जाता है तो इसलिए बेकबल कब्ज नहीं होगा कि अगर वो जल जाए तो उसका जिम्मेदार आप होंगे या आपका सप्लायर होगा? कौन होगा? मुतय्यन चीज नहीं, जितनी चीजें नहीं, वही तो है। अगर ऐसा है तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि मुतय्यन करके अलग कर दे कि जलने से आपकी चीज का जलना मुतहक्कक हो। अगर ऐसा मुबहम करता है तो फिर गरर है। मुबहम करता है कि भाई आपकी जिस दुकान को मैं बेचूंगा, किसको बेचेगा? मेरी टोपी बेचोगे, मेरा चश्मा बेचोगे, किसको बेचोगे? मुबहम नहीं, बल्कि दुकान के अंदर 5 तरह की चीजें हैं, किसी 2 चीज को 10-10 के हिसाब से खरीदा। मिसाल के तौर पर टोपी भी है, इतर भी है, पेन भी है। टोपी 10 टोपी खरीदा, उसके पैसे अदा कर दिए, 10 पेन खरीदा, उसके पैसे अदा कर दिए, और कहा कि ये चीज आप अपने पास रखें। ये तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसके बरखिलाफ मुबहम कहता है 5000 लो भाई। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इन्होंने कहा कि गैर मुतय्यन चीज की बै होने की वजह से वो भी बै क़ब्ल क़ब्ज़ के अंदर आएगी। मौलाना, इस वक्त आमतौर पर जो कारोबार चल रहा है तो उसकी सूरत ये है, और आमतौर पर मुसलमान हजरात, उलमा हजरात जो है ये कर रहे हैं, और उसकी सूरत ये है कि किसी दुकान वाले से रब्ता कर लिया पहले जी, जो होलसेल है, और कुछ दुकान वाले ऐसे हैं कि जो दुकान से माल नहीं देते, ऑनलाइन ही माल देते हैं। वो ऐसे हजरात है। अब मिसाल के तौर पर एक वॉच है, उनके पास से उन्होंने हमारे ग्रुप में डाली, हमने आगे शेयर की। जब किसी का ऑर्डर आया, कस्टमर को ये पता है कि इसके पास खुद मौजूद नहीं है, वो दूसरे से लेकर देगा। फिर जब वो ऑर्डर आता है और वो आगे वाला सप्लायर हमें कहता है कि मेरे पास अवेलेबल है, फिर हम उसको पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। जब तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे वहाँ तक वो हमारा ऑर्डर नहीं बुक नहीं करेगा। तो क्या उसको हुक्मन कब्ज़ा माना जाएगा? पैसा मानेंगे, कैसे मानेंगे? हमने कैसे उसको मानेंगे? यानी उसने ये कहा कि ये वॉच मेरे पास अवेलेबल है, फिर उसके बाद हमने पैसा ट्रांसफ़र किया, फिर वो थर्ड पार्टी कुरियर करेगा। नहीं, इसमें जो है ना, ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, अगर बेचने वाला कहता है तो ये तो धोखा हो गया। अवेलेबल आपके पास कब मुतहक्कक होगा? सुनिए, अवेलेबल आपके पास वाला नहीं कहता, फिर कौन कहता है? सप्लायर कहता है। सप्लायर का आपके दरमियान का मामला है, लेकिन आपने क्या किया, जैसे कि मोबाइल पाउच है, और बाय ने ये भी नहीं कहा कि मेरे पास अवेलेबल है, बाय ने कहा कि अवेलेबल होगी तो मैं दूंगा। फिर तो वादे बे है, वही तो बताया, फिर तो वादे बे है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, फिर हमने जो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, हाँ, तो ये हुक्मन कब्ज़ा माना जाएगा? भाई पैसा ट्रांसफर कर दिया, हुक्मन कब्जे का नहीं, बल्कि वकील होंगे आप समझे नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, आपने क्या किया, एक पाउच का अपने वेबसाइट में या अपने फेसबुक पेज में या अपने व्हाट्सएप में लगाया, और लगा के आप खुद कह रहे हैं कि लेने वाले को पता है कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है,
लेने वाले को पता है कि ये चीज मेरे पास मौजूद नहीं है, तो गोया कि आप वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं। जी वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं। अब वकील की हैसियत से काम करने के साथ साथ जो आप एक और शक्ल बता रहे हैं कि आपने कहा कि भाई ये चीज उसके पास भेजना। अब वो क्या कहता है कि ठीक है आप मुझे रकम दे दें। आपने रकम दे दिया, वहां भेज दिया, जितना पैसा इधर से आप लेंगे ये गोया कि आपने उसको कर्ज दिया है। जी आपने गोया कि उसको कर्ज दिया है, वहां तक रख लेंगे। मिसाल के तौर पर 110 रुपए में बेचा, 110 रुपए में बेचा, पहली बै हुई किसके साथ? आपके और खरीदार के पास। और आपने ये भी वाजे कर दिया कि ये चीज मेरे पास नहीं है, अवेलेबल होगी तो मैं सप्लाई करूंगा, अवेलेबल होगी तो मैं सप्लाई करूंगा। ठीक है, लेने वाले आप नहीं है बल्कि कोई दूसरा बंदा है। आपका जो ताजिर है उसको एतमाद नहीं है। क्या कहता है कि भाई पहले मुझे पैसा दो, पहले मुझे पैसा दो। आप कहें कि नहीं जनाब वो मेरा अच्छा दोस्त है, आप उसको भेज दें, जैसे ही पैसा आएगा मैं दूंगा। वो कहता वो चक्कर मुझे नहीं चाहिए। अब अगर आपने पैसा दिया तो गोया कि उसकी जानिब से आपने कर्ज दिया, फिर वहां से आने के बाद वसूल कर ले। फिर उसको तो ये मुनाफा बतलाना ज़रूरी होगा कि मैं आपसे इतना मुनाफा ले रहा हूँ। जरूरी क्या, बल्कि दारुल का फतवा है। देखिए, अगर आप सराहत कर दें कि ये सामान फिल वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, अलबत्ता मैं फला तारीख तक मार्केट से हासिल करके आपके पास भेज दूंगा, तो इस तरह मामला करना शरअन जायज़ है। बस कस्टमर के सामने ये वाज़े होना चाहिए कि आप मार्केट से जितने में खरीदते हैं कस्टमर को इतने में नहीं देते, बल्कि आप अपने रेट से देते हैं। अच्छा, और थर्ड पार्टी भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, कोई हर्ज नहीं? कोई मसला नहीं, वही तो बताया मैं। फिर किस हिसाब से कारोबार करेंगे आप? अगर आपका जिससे मामला है और वो कहता नहीं मौलाना आप तो अल्लाह वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर जिसने खरीदा, जिसको सामान भेजा है वो गड़बड़ भी करेगा तो आपसे मैं वसूल कर लूंगा या माफ कर दूंगा, फिर कोई मसला ही नहीं है। भाई दो चीजें अलग अलग हैं, वकालत अलग है, कर्ज अलग है। नहीं नहीं भाई, वो जो कर्ज के ऊपर जायद नहीं, कौन दे रहा है कर्ज? मैं दे रहा हूं कर्ज। किसको दे रहा हूं? ताजिर को। उससे क्या मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं? वहां तीसरे आदमी से ले रहा हूं ना मैं। अगर मैं कर्ज दे के उसी से एक्स्ट्रा लूंगा फिर तो आप सूद कह सकते हैं। वही हजरत, वकील तो हूं मैं जो दे रहा हूं उसकी हैसियत क्या है? हाँ, कर्ज माने, आप मुश्तरी बनेंगे इसमें आप मुश्तरी बनेंगे। बस आप वकील नहीं, मुश्तरी बनेंगे। नहीं, इसलिए कि आपका बराह रास्त उसके साथ सौदा है। नहीं, मुश्तरी बनेंगे तो फिर मसला क्या होगा? और वो कि आप बतौर वकील के मामला नहीं कर सकते, इसलिए इसकी सूरत ये होगी प्रॉमिस टू बे। वही सही है, वादा बे, प्रॉमिस टू बे। अगर ये सूरत है तो फिर आप ये काम करें कि प्रॉमिस टू बे के हिसाब से ले ले, वादे बे के हिसाब से ले ले। लेकिन कहना का यह है कि भाई किसी भी तरह से अगर आप देखें, अगर ये शक्ल है तो फिर जायज़ है। जो डायरेक्ट ऐसा गोया कि धोखा दे के लेना दुरुस्त नहीं। जी हजरत। एक आदमी ने 10 प्रोडक्ट के पैसे जो सप्लायर को भेज दिए और अपने कब्ज़े में ले लिए। जब उसने बेचना शुरू किया तो 10 से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे, तो उससे ज़्यादा का जो माल जो है वो किस तरीके से बेचा जाएगा? देखिए, ये सब है ना, ये शॉर्टकट ढूंढने के रास्ते हैं। भाई आप 10 ही की बै करें, क्या ज़रूरत है आप कहें कि मेरे पास 10 ही है, मेरे पास 10 ही है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह मुफ्ती के मुंह से निकाल के फिर इसको जायज करने के चक्कर में लग जाते हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, साहिल को कह रहा हूं। आमतौर से इस तरह के सवाल, यानी ऐसा कंफ्यूज करो कि मुफ्ती साहब भी थोड़ी देर के लिए कर ले तो फिर उसी को रास्ता बना लेते हैं। यहां पर जो बुनियादी बात है कब्जे की और अदम कब्जे की, आप खुद कह रहे हैं कि 10 चीजें मेरे पास हैं, 11 का ऑर्डर आ गया तो 11 का ऑर्डर लेना आपके लिए मुनासिब ही नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? कि 10 ही चीजें आपके कब्जे में हैं और आप अपने ताजिर से कहें, अपने गाहक से कहें कि 10 चीजें मैं सप्लाई करूंगा, 11 का वादा करता हूं।
11 का वादा करता हूं, तो इस हिसाब से 11 चीज गोया के प्रॉमिस टू पे के तहत में दुरुस्त होगी। आप अगर ये कहते हैं कि हाँ मैं 11 की 11 चीजें भेजूंगा, सामने वाला समझता है कि ये 11 चीज के मालिक हैं, तो फिर एक तरह से धोखा हुआ ना वो। क्लियर? तो क्या हुआ? कब्जे का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैंने सूरत से कपड़ा मंगवाया, सूरत से कपड़ा मंगवाया, कपड़ा आ रहा है, बीच में मुझे क्या है, कौन सी बस्ती पड़ती है? बरोज पड़ती है। बरोज वाले ने कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, वही आदमी क्या किया, जाके कपड़ा उतार दिया, तो क्या इससे बै मुनाकिद नहीं होगी? क्यों हो जाएगी? क्या मुझे वहां से हाथ में लेके छू के फिर भेजना? सिर्फ इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने कपड़े की कीमत अदा कर दी, उसका रिस्क, उसका जल जाना, उसका नफा सब आपसे मुताल्लिक हो गया। लेकिन यहां जो सूरत है, यहां वैसा नहीं होता। दो चीजें अलग अलग हैं। समझ में आई बात? मजीद ये कि इंटरनेट पर इस तरह खरीदो फरोख्त करते हुए दर्जे ज़ैर उमूर का लिहाज रखना ज़रूरी है। नंबर 1, इंटरनेट पर सोना चांदी या करेंसी की खरीदो फरोख्त हो तो बै सर्फ के अहकाम की रियायत लाजिम होगी, बै सर्फ के अहकाम की रियायत लाजिम होगी। नंबर 2, मबी और समन की मुकम्मल तफसील बताई जाए कि इसकी क्या तफसील है, उसकी क्या तफसील है, जिससे हर किस्म की जिहालत दूर हो जाए, ताकि आगे जाके एक फसाद का जरिया ना बने। तीसरी चीज, कोई भी शर्तें फासिद ना लगाई जाए। मिसाल के तौर पर कहा, आपने एक मर्तबा बटन दबा दिया, आपको लेना ही लेना है। मौलाना की बात मुकम्मल हो गई हो तो शुरू करें? हो गई? कोई सवाल हो तो कर लें पहले। मुफ्ती साहब जी, जैसा कि सेलर और बाय के दरमियान बीच में जो दरमियान में वास्ता है, और मुश्तरी जो मुझसे कह रहा है कि आप मुझे ये चीज़ मंगवा दीजिए, मैंने सामने वाले सेलर को कहा कि भाई आप ये मंगवा दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप भेज दीजिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दरमियान में जो वास्ता है वो सेलर है, वो इन दोनों के दरमियान में एक मुआहदा होता है कि भाई अपना महीने के अंदर बिल जनरेट होगा और जो भी अमाउंट होगी मैं आपको महीने के अंदर दूंगा, आपको महीने का हिसाब रखना है। तो अब ऐसी सूरत में इसमें क्या हर्ज है? गोया के कर्जन बै कर रहा है, अब डायरेक्ट अगर वो उधार सेलर ले रहा है, डायरेक्ट सेलर अगर वो मुश्तरी को भेज दे रहा है तो फिर उसमें तो नकद हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मुश्तरी को भेज दे रहा है, मुश्तरी बाय को भेज दे रहा है, नकद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 110 रुपये की चीज़ है और कहा कि 100 रुपये असल है, 10 रुपये मेरा कमीशन है। अब मुश्तरी ने क्या किया कि बताए कौन है, बाय कौन है, उसके पास भेज दिया, तो 10 रुपये आप वहाँ से वसूल कर ले। और दूसरा, इसको अगर स्टोर, ई स्टोर की जगह सिर्फ स्टोर जैसे दुकान वगैरह है जी। अब अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी है, अब मैं उसको रास्ता बताता हूँ कि भाई ये दुकान पर आप जाकर ले लो, और वहाँ पर जाकर वसूल करता है उस दुकान पर, और मैं उस सेलर से कहूँ कि भाई ये जो बंदा लेना है आप उसको चीज़ दे देना और इसमें मेरा भी हिस्सा रख लेना, तो ये कमीशन लेना कैसा है? ये है कमीशन की सूरत। कमीशन की सूरत में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने फ़िक़्हुल बुयू के अंदर बड़ी तफसील से बयान किया है। जिसमें असल बात यह है कि आदमी कहता है आपके पास जो बंदा आया है आप पे एतमाद करके आया है और आपको आपके कहने की बुनियाद पर फलां दुकान में जा रहा है, और आपको मालूम है कि मैं जिस दुकान में भेज रहा हूँ वहाँ जो कीमत है उससे कम कीमत दूसरे दुकान की भी है, लेकिन आप अपने कमीशन के चक्कर में कहते हैं कि आप वहीं जाके खरीदें, फिर ये तो धोखा हो जाएगा, उसको नुकसान में डालना होगा, क्योंकि आप पर एतमाद करके गया ना। ये चीज़ 100 रुपये में 2 दुकान में मिलती है, आप जिस दुकान में भेज रहे हैं वहाँ 110 में देगा, 5 रुपये आपको कमीशन देगा दलाली की उजरत के तौर पर। इसकी दूसरी शक्ल ये है कि अगर मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ, लेकिन उसमें अक्सर उमूमन ऐसा होता है कि जो सेलर और जो बीच में बाय होता है, इन दोनों में ऐसा होता है कि भाई अपना दोनों का प्राइस जो है वो ड्रॉप रहता है, और जो सेलर मुश्तरी होता है उसका प्राइस अलग होता है। मिसाल के तौर पर मेरी और जो दुकानदार है उसकी कीमत में आपस में मिसाल के तौर पर 80 रुपये में वो चीज़ मुझे देता है, और बाज़ारी जो कीमत है वो 100 रुपये है, बराबर। अब जो बंदे को मैंने भेजा है वो उसको 100 रुपये में ही देगा, और 20 रुपये वो मेरा कमीशन निकाल के अगर अलग रखता है तो वही तो सूरत बताई मैंने। मिसाल के तौर पर आपने जिस दुकान की तरफ रहनुमाई की वहाँ भी वही कीमत है जो दूसरे दीगर दुकानों की है,
चूंकि आपने भेजा, गोया कि ऐसा होगा कि आपको वो चीज होलसेल में दे रहा है, आपको वो चीज होलसेल में दे रहा है, और आपको वो होलसेल में देने के बाद जो रिटेल और होलसेल के दरमियान जो फर्क है वो बतौरे दलाली की उजरत के दे रहा है। यहां पर वही असल बात है कि आमतौर से लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, भाई मैंने भेजा तो उसकी उजरत लिया ना, तो हराम थोड़ी किया। भाई जिसको भेजा है, जहां भेजा है, अगर उसके अलावा भेजते तो अच्छी चीज मिलती, सस्ते में मिलती, तो फिर ऐसा हो गया कि गोया कि तुमने उसको धोखा दिया। नहीं, कीमत तो सब जगह नहीं, सेम वो है। आपको नहीं कह रहा, आपका जो मसला नहीं, जो उमूमी शक्ल बता रहा हूं मैं। अगर कीमत सब जगह एक ही है तो फिर कोई मसला नहीं। क्यों कि अगर आप अपने ग्राहक को फला दुकान मुतय्यन करके ना भी भेजते तब भी वो उतने में ही लेता। आपके भेजने की वजह से आपके और आपके सप्लायर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे क्या होगा, गोया कि वो मार्केटिंग खर्च के तौर पर आपको देगा। जी 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 शुरू से बोलता हूँ। इसमें एक शक्ल और भी ये है कि जैसे मेरी दुकान है, मेरे पास हर सामान मौजूद है। अब मेरा कोई एक दोस्त है महाराष्ट्र में या कहीं भी, उसको मैंने बता रखा है कि ये सामान सब जो है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं, वो चलाता है। फिर उसके बाद कोई तीसरा बंदा मुझसे नहीं बल्कि खुद उनसे ऑर्डर लेता है, तो वो वहाँ पर ये वाज़ेह नहीं करता है कि मैं वकील हूँ, बल्कि बाकायदा वो भाव तय करके उससे पूरी बात तय कर लेता है और फिर यहाँ से सामान डायरेक्ट भिजवाता है। तो क्या मैं डायरेक्ट अगर उनको यहाँ से भेजूँ और यहाँ पर उनसे जो मेरा दोस्त है मैं उनसे पैसा भी ले लूँ, लेने के बाद यानी उनका और मेरा मामला बाय और मुश्तरी का तय हो गया, फाइनल हो गया, और ये सामान मैं उनको ना भेजूँ दोस्त को, बल्कि जो ख़रीद रहा है डायरेक्ट उसको भेजूँ, तो क्या यहाँ पर कब्ज़ा हो चुका या कि आप जो बता रहे हैं ना इतना लंबा, ये आसान शक्ल अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग ये है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सामान है और मैंने अपने वेबसाइट में लगा भी रखा है उसको। आमतौर से क्या करते हैं लोग, बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं, बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वेबसाइट में लगा के रखते हैं। और मार्केटिंग के कई तरीके हैं, मार्केटिंग के कई, वीडियो मार्केटिंग, फोटो मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग, पूरे मार्केटिंग के तरीके में से एक और तरीका ये निकाला कि मैं क्या कहता हूं कि भाई ये जो मेरा जो लिंक है, तुम अपनी सवाबदीद पर जहां भी इसको चस्पा करोगे और तुम्हारे चस्पा करने की वजह से अगर कोई तीसरा बंदा उस लिंक को दबाता है तो सीधा मेरे दुकान में आ जाएगा, सीधा मेरे दुकान में आ जाएगा। अब आने के बाद जो लेगा उसके एतबार से मैं कमीशन दूंगा। हज़रत यहाँ कमीशन की बात नहीं होती है, बाकायदा जो मेरा दोस्त है और जो कोई तीसरा उसके साथ मामला ख़रीद रहा है उनकी बात तय हो गई और वो सामान जो है मुझे कहता है कि आप इस एड्रेस पर भेज दें, तो मैं उनको, वही तो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शॉपिंग है हज़रत। हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाकायदा यहाँ पर जो दुकान है तो यहाँ पर दो मामले दो आदमी से हुए। एक ये कि मैं अपने दोस्त से मामला कर रहा हूँ, मैंने इनको बेचा, ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं जिनको बेचा हूँ जो मेरे सामने मुश्तरी है उन तक सामान नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि मैं जो है उनका जो कस्टमर है उनको भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मैं भाई समझ में आई शक्ल, ये क्या शक्ल है, ड्रॉप शिपिंग ही है। बल्कि इसमें एक वास्ता और बढ़ गया, बल्कि इसमें एक वास्ता और बढ़ गया। ड्रॉप शिपिंग ये है जो हमने शुरू से बताया ना कि भाई मेरे पास सामान नहीं है, मैंने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तो ये भी गोया कि एक चेन की तरह से ड्रॉप शिपिंग ही है। इसमें कब्जा पहले का नहीं होगा तो दूसरे का कैसे होगा? यहाँ पर यानी तीन ही आदमी है, वही तो तीन ही आदमी है, तीन आदमी है, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये शक्ल भी गोया के ड्रॉप शिपिंग ही की है। अगर बगैर कब्जे के बेचेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। तो इसके जायज़ होने की शक्ल भाई बताया ना, दो शक्लें जायज शक्ल, प्रॉमिस टू बै करें, वादा बै करें, या फिर वकालत के तौर पर मामला करें कि भाई मैं आपको बतौर वकील के लेकर दूंगा, एज ए एजेंट आपको लेकर सामान दूंगा और सामने वाला भी राजी है, तो वकालत की उजरत लेना आपके लिए जायज है। दारुल का फतवा यह है कि उसकी वजाहत करना ज़रूरी है ताकि इबहाम ख़त्म हो जाए,
वरना क्या कहेगा कि मैं तो समझा सारा इतना ही होगा, तुम अपना भी कमीशन रखा। मैं तो समझा कि मुझे लिल्ला फिल्ला काम करके दिया, तुम अल्लाह वाला आदमी है। इसके लिए दारुल कहते हैं कि खत्म करने के लिए निज़ा को आप बता दें, सामने वाला आपकी बात पर राजी हो के खरीदता है तो फिर कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे 100 में पड़ रही है, 10 रुपये के साथ आपको दूंगा। अगर आप उसको 110 बताएंगे तो वो क्या समझेगा कि गोया के 110 ही है और आप गोया के उस पर रहम कर रहे हैं। बाद में पता चला कि हकीकत में 100 रुपये बेच खरीद के 10 रुपये अपने जेब में डाल लिए, फिर नज़ा होगा। इसलिए दारुल की राय यह है कि इसको वाज़ेह करे। फिर देखो यार, वही बात है, इब्तिदाअन तो ठीक नहीं है, अगर आखिर में जाके दोनों राजी हो गए तो इम्तिहान तकमील हो जाएगी। इब्तिदान तो फासिद है। इब्तिदान क्यों फासिद है? अल्लामा ज़फ़र उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक अच्छा मसला किया है, बयान किया है। एक आदमी ऑटो में चढ़ा। आम तौर से ऑटो की जो उजरत होती है, बहुत सारे जगह बात करके चढ़ते हैं, बहुत सारे जगह बगैर बात के चढ़ते हैं। अब बगैर कीमत तय किए सवार होना दुरुस्त है नहीं है? दुरुस्त है नहीं है? क्यों नहीं है? उजरत मुतय्यन नहीं है। लेकिन मुफ्ती मौलाना ज़फ़र उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक बंदा चढ़ा, इब्तिदाअन वो चीज़ गलत थी, फिर वापस जहां पर मंजिल पे उतरा उसने 50 दिया, लेने वाले ने 50 लेके रख लिया, अब मामला ख़त्म। अगर वेबसाइट पर खरीदी गई चीज़ उस तरह ना हो जैसा कि उसकी सिफात में बयान किया गया था, एक आदमी ने डिस्क्रिप्शन में डाला इसकी ये खूबी है, ये खूबी है, फला है, ढिका है, 5G मोबाइल करके डाला, अब 4G मोबाइल भेजा, तो मुश्तरी को खियारे रुयत हासिल होगा। जैसे ही देखेगा कि जो चीज़ तुमने बताई है उसके एतबार से नहीं है तो उसको लेने या ना लेने दोनों का इख्तियार होगा। मौलाना डिस्कशन कर रहे हैं, पहले कर ले जी। कोई सवाल? ये ख़ियार ऐब होगा या ख़ियार रुयत होगा? खियारे रुयत होगा। ख़ियार रुयत तो मुतलकन हासिल होना चाहिए ना, चाहे 5G है। नहीं कुछ भी, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ यार, तुम सीधा ले जाके ठोक रहे हो। आप थोड़ा सब्र करो ना, आ रहा खियार ऐब का भी। तो ये अगर वेबसाइट पर खरीदी गई चीज उस तरह ना हो, उसकी इस तरह ना हो कि मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर आदमी ने देखा, हुलिया देख के खरीदा, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसा कि उसमें डिस्क्रिप्शन में है, उसकी तस्वीर में है, यानी वो क्वालिटी वैसी नहीं है मिसाल के तौर पर, तो यहां पर क्या है, ऐप तो नहीं है, लेकिन जैसा दिखाया गया है उस तरह से नहीं है। ये तो ये भी माना जाएगा ना? क्या माना जाएगा? ऐप माना जाएगा। जैसा उसकी क्वालिटी वो नहीं है, क्वालिटी नहीं, जैसे आम तौर से लोग क्या करते हैं, एक फोटो लेते हैं किसी चीज की, उस फोटो के अंदर एडिट करते हैं और उसको बहुत बढ़ा के दिखाते हैं, जैसा कि शादी से पहले फोटो देख के शादी कर लिया, जैसे ही निकाह हुआ दूसरे दिन हंगामा, भाई ये क्या हो गया, जैसे फोटो दिखाई दी सुनिए। तो इस तरह से किसी ने क्या किया, बढ़िया से फोटो डाला, लेकिन जब खरीदार ने हाथ में लिया तो देखा कि जैसी उसकी सिफात थी तो मुश्तरी को खियार रुयत हासिल होगा। नीज अगर इस शय में आप जो बता रहे कोई ऐसा ऐब हो जिसका मुश्तरी को इल्म नहीं था, जिसका मुश्तरी को इल्म नहीं था, तो फिर मुश्तरी को खियार ऐब भी हासिल होगा। और ये जो 4G और 5G का मसला बताया, जैसे मौलाना ने कहा, यह भी एक तरह का ऐब ही है, क्योंकि आदमी जो खरीदता है उसको जीबी के हिसाब से भी खरीदता है। कितने जीबी रैम? 8 GB रैम। अंदर निकाला तो 4 GB है, वो भी गोया कि उसके अंदर एक नक्स है, एक ऐब है। क्यों ऐब है? कि बंदा जो पैसे देने के लिए राजी हुआ उस जीबी को देख के राजी हुआ था। तो इसके लिए बेहतर यह है कि जब कोई बंदा इस तरह की कोई चीज़ फरोख्त करे तो पूरा वाज़ेह करे, अगर उसके बरखिलाफ हो तो फिर ख़रीदार को इख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो पूरी कीमत दे कर ले। अब मिसाल के तौर पर एक चीज़ के अंदर ऐब आ गया, 1000 रुपये की चीज़ तय हुई, अब 1000 रुपये की चीज़ आने के बाद वो कहता है कि मैंने जो समझा था वो नहीं है, बल्कि ये ऐबदार चीज़ है, लिहाजा तुम एक काम करो 200 रुपये कम करके 800 रुपये में दे दो। जायज़ है नहीं जायज़ है? नाजायज़ है। क्यों?
खत्म। जब कीमत तय हो गई, खियार ऐब की वजह से उसको ये तो इख्तियार होगा कि कुल्ली तौर पर सामान वापस कर दो, कुल्ली तौर पर सामान वापस कर दो। लेकिन ये जो व्हाट्सएप मैकेनिकर है ना आजकल के, वो क्या करते, सामान भेजते, फिर लड़ाई होती है, अच्छा यार एक काम कर 50 रुपए वापस भेजता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं है, ऐब है, या तो उसी कीमत पर कबूल कर लो, या नहीं पूरी चीज सामान को वापस भेज दो और पूरी रकम वापस ले लो। अब कहते हैं हजरत हमने जो पढ़ी है किताबों में वो पुरानी किताब है। कहाँ पुरानी किताब है, वही तो आज के मसाइल से तत्बीक हो रही है। लेकिन मसला यह है तत्बीक का, उसको सही तरीके से टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे तो फिर इंशाअल्लाह तदबीक देना भी आसान हो जाएगा। एक अहम मसला, ये भी एक बड़ा मसला है, क्या है, ड्रॉप शिपिंग का कारोबार करना जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। जायज़ किस सूरत में है, नाजायज़ किस सूरत में है, अब हमने देखा कि ड्रॉप शिपिंग ही है। अब उसको बाय की तरह ना बेचे, वादे बै की तरह करे तो जायज़ है, बाय की तरह बेचेगा तो नाजायज़ है। इसी तरह से हकीकी बाय बनाकर बेचेगा तो नाजायज़ है, प्रॉमिस टू बाय करे तो फिर जायज़ है। तो एक वेबसाइट है ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट बनाना, अब ये बनाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, जिसमें बंदा ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करे, ये वेबसाइट बनाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट है खास नहीं है हराम ही काम के लिए। जिस चीज़ का इस्तेमाल हराम और हलाल दोनों मुमकिन है, लिहाजा हम सोचेंगे कि ये बंदा हलाल ही करेगा। अलबत्ता कोई बंदा ऐसा आके ऑर्डर देता है जिसका काम ही हराम है और ऑलरेडी दूसरे 2-3 वेबसाइट में वही कर रहा है, तो आप उससे कहें कि भाई मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा आप उसमें ड्रॉप शिपिंग का जो राइज तरीका है वो नहीं करेंगे, तब मैं बना के दूंगा। वो कहता ठीक है, ठीक है, क्योंकि सस्ता में दे रहा ना, ठीक है। अब बना के दे दिया, फिर जाके अगर वो गलत किया तो वो उसका मामला है, क्योंकि इसने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। शरीयत मुतहरा का उसूल यह है कि जिस चीज़ का गलत और सही दोनों तरह इस्तेमाल हो उसका बनाना और बेचना शरअन जायज़ है। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है भाई? ऑनलाइन स्टोर का मैनेजर। मिसाल के तौर पर मैंने दुकान खोली ई स्टोर के तौर पर, किसी भी नाम पर, शॉपिफाई में, इसमें, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं क्या करूं, उस चीज़ को देखूं, ऑर्डर को फॉलो करूं, सप्लायर तक पहुंचाऊं। मैं क्या करता हूं, एक कोई आज अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है उसको कहता हूं कि भैया ये मेरी वेबसाइट है ना, इसको देख लेना, जैसे जैसे तुम ऑर्डर आओगे उसको फॉलो करना, वहां तक सामान भेजना, मैं क्या करूंगा उसकी उजरत दूंगा। इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट की नौकरी करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? जायज़ है, जायज़ है कि नहीं जायज़ है? जायज़ है, जायज़ है कि नहीं जायज़ है? भाई ठात ही एक साथ पत्थर नहीं मारना, लगा तो तीर, वरना कुछ भी ऐसा नहीं। भाई देखें पहले, अगर जो वेबसाइट पे ऑफर कर रही है, जो शॉपिफाई या जो भी ड्रॉप शिपिंग की कंपनी ऑफर कर रही है, अगर वो तरीका गलत इस्तेमाल करती है तो फिर वहां पर मुलाजमत करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता कोई बंदा ऐसा है ड्रॉप शिपिंग करता है लेकिन सही तरीके पर करता है, मुतबादिल जो बताई गई उसके एतबार से करता है, तो फिर उसकी मुलाजमत करना और उसकी उजरत लेना दोनों जायज़ है। इसी तरह से एक और मसला है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैंने बताया, अफिलिएट मार्केटिंग का तरीक़ाकार ये है कि इसमें जिसका कारोबार होता है वो किसी दूसरे शख्स से कहता है कि आप मेरी चीज़ों को फ़रोख्त करें, आप मेरी चीज़ों को अपने वेबसाइट के ज़रिए, अपने पोर्टल के ज़रिए, अपने ब्लॉग के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से फ़रोख्त करें, मैं आपको हर ऑर्डर के बदले कमीशन दूंगा, आपको हर ऑर्डर के बदले कमीशन दूंगा। ये जायज़ है नहीं जायज़ है जी? दलाल बनाना जायज़ है नहीं जायज़ है?
जल्दी। ये है भाई, हर चीज जायज है कह देंगे ना तो उम्मत घुस जाएगी। आप उससे युद्ध लगाएं। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के मार्केटर के तौर पर काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई हराम चीज बेचता है, कोई नाजायज चीज बेचता है, कोई ममनू चीज बेचता है कानूनन, तो ऐसी चीज के लिए बंदा सोचता है कि भाई मैं कहां रिस्क लूं। मैं क्या करता हूं, एक आदमी को हायर करता हूं, उसको कहता हूं कि तुम क्या करो, अपनी वेबसाइट में, अपने इसमें सब क्या करो, इसकी मार्केटिंग करो। जैसे ही जो बंदा देख के ऑर्डर देगा तो मैं इतना कमीशन दूंगा। उसके लिए जरूरी है कि जिस चीज को बेचा जा रहा है वो चीज भी सही हो, जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो तरीका भी दुरुस्त हो, तो फिर ऐसी सूरत में एफिलिएट मार्केटिंग दुरुस्त है, वरना दुरुस्त नहीं। ठीक है, कोई सवाल? जी जोर से जी। हाँ, उसके लिए कोई मसला नहीं है भाई। आप गोया कि उसके लिए गाहक है। ये कह रहे हैं कि देवबंद स्टोर है, मैंने क्या किया, देवबंद स्टोर की चीज को किसी तीसरे आदमी को कहा, जैसे ही तीसरे आदमी ने मुझे ऑर्डर दिया मैं देवबंद स्टोर को कहूंगा, मेरे कहने पर देवबंद स्टोर वाला उसको सामान बेचेगा। अब ये कह रहे देवबंद स्टोर के लिए जायज है, नहीं जायज है। क्यों नहीं जायज है? गोया कि आप उसके लिए गाहक है, वो बाय है और उसके पास वो चीज मौजूद है, तो फिर कोई हर्ज ही नहीं है। हाँ, फिर एतिमाद उठना नहीं है। कल के दिन कुछ गड़बड़ होगा ना, फिर हथियार भी उठेंगे। एतिमाद क्या उठेगा? क्योंकि पैसे का मामला है, कोई खेल नहीं है। भाई को भी नहीं बख्शता, मौलवी को तो दूर की बात। इसके लिए ये गड़बड़ नहीं करना है। इसलिए शरीयत ने जो जो हुक्म बताए हैं उसमें इंसान की दुनिया भी आफियत की है, आखिरत भी आफियत की है। आदमी को जो मादी जहनियत का होता ना, उसको जल्दी समझ में नहीं आता भाई ये क्या बात है, अगर मैं बता दूंगा तो फिर खरीदेगा कौन। सूरत में हमारा प्रोग्राम था, हमने उनसे कहा कि भाई देवबंद से पूछ ले, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हजरत वो बहुत सख्त मसला बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुत सख्त मसला बताते, फ्लेक्सिबल बताए। मैंने कहा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा गया, जाके कहा कि हजरत आज के दौर में सूद से बचना इतना आसान नहीं है, आप ये क्या चक्कर में बैठे हैं कि भाई बैंक का सूद हराम, ये हराम, वो हराम। तो हजरत ने जलाल में आके कहा अगर जहन्नम जाना ही है तो अपने पैरों से जाओ, हमारे कंधों पे सवार होके क्यों जाते हो? क्या जरूरत है? इस तरह से देवबंद से कहना भी आप इस तरह से दिए थे। जो चीज बताई है बज़ाहिर हो सकता है कि आपको नुकसान होगा कि भाई मैंने एक आदमी को बता दिया कि ये सामान मेरे पास नहीं है, लेकिन 10 की जगह आपको 5 ही ऑर्डर मिलेंगे। 5 आदमी को आप पर एतिमाद हो गया ना, वो 50 को लेके आएंगे। आपने बगैर बताए कि 10 को कहा, 2 को उसमें से पता चल गया। आमतौर से क्या होता है इसमें, और बड़ी अजीब बात है, क्या होता है कि मैंने कहा फला आदमी को कि भाई मेरी जानिब से, मेरे एड्रेस से आप उसको सामान भेज दें। ये जो सेलर होते हैं ना, सप्लायर, वो भी बहुत चालू होते हैं। अंदर क्या करते हैं, एक्चुअल प्राइस 200 MRP 200। अब बंदा जो खरीदने वाला है वो तो 250 दिया था, जैसे ही खोलेगा उसका दिमाग भी खुलेगा, अरे भैया ये तो MRP ही 200 है, और उस मौलवी साहब ने 500 की बना के 200 डिस्काउंट दिया मुझे। तो इसकी वजह से और इमेज खराब होगा और मार्केट के अंदर नाम खराब होगा, आपको ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। इसके लिए शरीयत ने जो कहा है वजाहत करनी है तो करनी ही है, चाहे हमारी समझ में आए ना आए।